नमस्कार। दृष्टि द विजन बुक सीरीज के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी भाषा और उसकी विकास यात्रा पर। इसके अंतर्गत हमने हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी और प्रमुख विश्व हिंदी भाषा परिवारों पर चर्चा की। उसके बाद हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं और मध्यकालीन आर्य भाषाओं पर चर्चा की और आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पर। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत हम देखेंगे डॉक्टर हार्नेले का भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण और साथ ही हम देखेंगे हरदेव बाहरी का वर्गीकरण और प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है और सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया डॉक्टर हार्नेले ने। और जिस आधार पर डॉक्टर हार्नेले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया, उन्होंने दो वर्गों में बांटा। एक तरफ वर्ण व्यवस्था को रखा, दूसरी तरफ भाषाएं रखी। वर्ण में जैसे कि पूर्वी गौड़ियन नाम से इन्होंने रखा, उसमें पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी और उड़िया भाषाएं रखी। पश्चिमी गौड़ियन प्रांत में उन्होंने पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी भाषाएं रखी और उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी भाषाएं रखी तथा दक्षिणी गौड़ियन में मराठी भाषा को रखा। हार्नेले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य कहा और चारों ओर फैले आर्य को बाहरी आर्य कहा। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तरफ की प्रांत की भाषाओं को उन्होंने इन भाषाओं के अंतर्गत रखा, इन वर्गों में बांटा। राइट। अब देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन का, जो इन्होंने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्गीकरण दिया है, उसको देखिए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने यहाँ पर 3 वर्गों में बांटा। 3 वर्गों में जैसे कि बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा नाम से। बाहरी उपशाखा में उन्होंने उत्तरी पश्चिमी समुदाय को रखा, जिसमें लहंदा और सिंधी भाषा को रखा। दक्षिणी समुदाय में इन्होंने मराठी भाषा को रखा। पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बांग्ला और असमिया को रखा तथा मध्य उपशाखा में मध्यवर्ती समुदाय को रखा, जिसमें पूर्वी हिंदी शामिल है। जो भीतरी उपशाखा है उसको उन्होंने 2 भागों में बांटा, केंद्रीय समुदाय और पहाड़ी समुदाय में। केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत उन्होंने पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भिरनी, राजस्थानी, खानदेसी, गुजराती भाषाओं को रखा और पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी, जिसको कि नेपाली भी कहा जाता है, मध्य पहाड़ी या फिर केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी की उपभाषाओं को रखा। तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण था, जो उन्होंने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की और अपना वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया। तो देखिए, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की तो आलोचना कर दी और फिर उसके बावजूद अपना मत प्रस्तुत किया। और उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय और प्राच्य तथा दक्षिणात्य कहकर। उदीच्य क्षेत्र में उन्होंने सिंधी, लहंदा, पंजाबी भाषा को रखा। प्रतीच्य में राजस्थानी और गुजराती को, मध्य देशीय में पश्चिमी हिंदी को, प्राच्य में पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला और उड़िया भाषा को और दक्षिणात्य में मराठी को। और यहाँ पर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में थोड़ा सा सुधार करके अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई विद्वान अपना मत प्रस्तुत करता है तो फिर उनकी आलोचना होती है और इस आधार पर फिर कोई दूसरा विद्वान अपना मत प्रस्तुत करता है या उसमें सुधार करके दोबारा से उसको प्रस्तुत करता है हमारे सामने। तो वैसे ही डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी किया। उन्होंने उदीच्य में रखा सिंधी, लहंदा और पंजाबी को, प्रतीच्य में गुजराती को और मध्य देशीय में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी तथा बिहारी को रखा। प्राच्य में उड़िया, असमिया और बंगला को और दक्षिणात्य में मराठी को रखा। तो इस प्रकार जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपना मत प्रस्तुत किया भाषाओं के संबंध में। अब हम देखेंगे डॉक्टर हरदेव बाहरी का वर्गीकरण। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 3 वर्गों में बांटा, हिंदी वर्ग, हिंदीतर और अहिंदी वर्ग में। हिंदी वर्ग में इन्होंने
मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी को रखा। हिंदी तर में उत्तरी भाग में नेपाली को रखा और अहिंदी वर्ग में इन्होंने पश्चिमी में पंजाबी, सिंधी तथा गुजराती को रखा। दक्षिणी में सिंहली और मराठी को रखा और पूर्वी में उड़िया, बंगला तथा असमिया को रखा। राइट। अब देखेंगे हम प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषताएं। तो प्रमुख आर्य भाषाएं कौन कौन सी रही? जैसे लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, असमी, बांग्ला, उड़िया। राइट, ये सभी जो हैं प्रमुख आर्य भाषाएं रही। तो इनकी विशेषताएं देखते हैं क्या है। लहंदा को हिंदकी, जटकी, मुल्तानी और चिभाली तथा पोठवारी के नाम से भी जाना जाता है। राइट। लहंदा भाषा की लिपि लहंदा जो शारदा लिपि की ही एक उपशाखा है और लहंदा का शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी। राइट, तो आपने ये याद रखना है। पंजाबी की विशेषताएं हैं कि इसकी लिपि का नाम भी लहंदा ही था, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद देव ने फिर उसे गुरुमुखी लिपि बनाया। राइट, और पंजाबी की जो मुख्य बोलियां वे हैं माझी, डोगरी, दोआबी, राठी आदि। सिंधी भाषा यह सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बोली जाती है और इसकी अपनी लिपि लहंदा है, लेकिन यह गुरुमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है। और सिंधी भाषा की बोलियां जैसे कि बिचोली, लासी, सिराइकी, थरेली और लाड़ी नाम से प्रसिद्ध हैं। गुजराती भाषा, इसकी लिपि गुजराती के नाम से ही जानी जाती है। गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है, इसमें शिरोरेखा नहीं होती। राइट। और मराठी की बोलियां हैं कोंकणी, नागपुरी, कोष्ठी और महारी तथा मराठी की लिपि का नाम देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का प्रयोग भी करते हैं मराठी भाषा में। और इसके बाद है असमी की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है और लिपि बांग्ला है तथा जो बांग्ला भाषा है, बांग्ला प्राचीन देवनागरी से ही विकसित हुई है और यह लिपि बांग्ला में ही लिखी जाती है। राइट। उड़िया प्राचीन उत्कल तथा उड़ीसा की भाषा है और उड़िया की लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से ही विकसित लिपि है। और उड़िया की जो प्रमुख बोलियां हैं वे हैं गंजामी, संभलपुरी, भर्तरी आदि। अब हम हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध रूप को समझेंगे। भाषा वैज्ञानिक भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकार करते हैं जिसे उपभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषाओं में किया जाता है। इन 5 उपभाषाओं तथा बोलियों को हम इस निम्न आरेख के जरिए समझ सकते हैं, जो चार्ट जैसा यहाँ पर बनाया गया है। और ये 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। देखिए, हम हिंदी भाषा के विकास की बात कर रहे हैं और हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से ही हुई है। राइट, अपभ्रंश से ही इसका विकास हुआ है। और अपभ्रंश में हम देखेंगे शौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी को। और जो शौरसैनी अपभ्रंश है उसमें देखेंगे हम राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी को। तो देखिए, जो शौरसैनी अपभ्रंश की उपभाषा है राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, तो उनकी कौन कौन सी बोलियां हैं और किस किस जगह पर वो बोली जाती हैं, आइए समझते हैं। राजस्थानी हिंदी को ट वर्ग बहुला भी कहा जाता है। और राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं मारवाड़ी, मालवी और मेवाती तथा जयपुरी और ढूंढानी। राइट। अब मारवाड़ी बोली बोली जाती है जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में। और जो मालवी बोली है वह उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच और टोंक आदि जगह पर बोली जाती है। तथा मेवाती बोली बोली जाती है अलवर, गुड़गांव और भरतपुर में।
और जो जयपुरी और ढूंढानी है ये बोली जाती हैं हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारन और झालावाड़ में। राइट। तो ये तो थी राजस्थानी हिंदी की बोलियां। अब शौरसैनी अपभ्रंश की दूसरी उपभाषा है पहाड़ी हिंदी और इसमें बोली जाती है कुमाऊनी तथा गढ़वाली बोलियां। राइट। क्यों? क्योंकि पहाड़ी हिंदी की ये दो बोलियां मानी जाती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बोली जाती है। गढ़वाली गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती हैं, जो उत्तराखंड में पड़ती हैं ये क्षेत्र। राइट। तो ये थी राजस्थानी हिंदी, जिसको ट वर्ग बहुला भी कहा जाता है। तो इसकी बोलियां कौन कौन सी? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी और ढूंढानी। और पहाड़ी हिंदी की बोलियां थी कुमाऊनी और गढ़वाली, जो इन क्षेत्रों में बोली जाती हैं। अब शौरसैनी अपभ्रंश की दूसरी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में देखिए जो ओकार बहुला बोलियां हैं वे हैं ब्रज भाषा, कनौजी तथा बुंदेली। और जो आकार बहुला बोलियां हैं वे हैं कौरबी, जिसको खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणवी और दक्षिणी। राइट। तो जो ओकार बहुला बोलियां हैं ब्रज भाषा, वह बोली जाती है उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनीपुरी, एटा, बदायूं और बरेली में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर का पश्चिमी भाग में, राजस्थान के भरतपुर, करौली, धौलपुर और जयपुरी के पूर्वी भाग में ब्रज भाषा। राइट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। और जो कन्नौजी है वह बोली जाती है फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा और शाहजहांपुर में। और बुंदेली बोली जाती है झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर और सिवनी तथा होशंगाबाद जैसे क्षेत्रों में। और ब्रज भाषा, कनौजी और बुंदेली ये हैं ओकार बहुला बोलियां। अब ओकार बहुला और आकार बहुला से क्या समझते हैं आप? देखिए, जैसे कि हम मान लो खड़ी बोली में अगर हमने बोलना हो, आज हम खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते हैं। राइट। तो कुछ भी उदाहरण दे दीजिए, जैसे कि मैंने खाना खाया। राइट। कहते हैं ना हम खड़ी बोली में कि मैंने खाना खाया, या मैंने खाना नहीं खाया, या मैंने माखन नहीं खाया, जो भी आपको याद आ रहा है इस वक्त। और ब्रज भाषा में आपने देखा होगा, ब्रज भाषा को आपने पढ़ा भी होगा भक्ति काल के दौरान। तो ब्रज भाषा में अगर यह कहना होगा कि मैंने माखन नहीं खाया, तो क्या कहेंगे? मैंने माखन नहीं खायो, खायो, लायो, गयो, इस तरह से प्रयोग में लिया जाता है। तो ओ का ज्यादा प्रयोग रहता है, तो इसीलिए इसको ओकार बहुला कहते हैं। राइट। इन बोलियों में। और जो आकार बहुला बोली है, जैसे कि खड़ी बोली, जिसको कौरबी के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणवी और दक्षिणी। खड़ी बोली बोली जाती है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला, मुजफ्फरनगर, पटियाला के पूर्वी भागों में। और हरियाणवी बोली जाती है दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, हिसार, रोहतक, नाभा और पटियाला जैसे जगहों पर। और दक्षिणी बोली जाती है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार और मुंबई में। तो ये तीनों खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी, ये हैं आकार बहुला बोलियां। जैसे कि मैंने अभी आपको खड़ी बोली का उदाहरण भी दिया कि जब हम आज खड़ी बोली शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं, राइट, कि जैसे मैंने माखन नहीं खाया, या मैं बाजार नहीं गया, या मैंने खाना नहीं खाया, जो भी आप कहना चाहें, तो आ का इसमें ज्यादा प्रयोग होता है, इसीलिए इनको आकार बहुला बोलियां कहा जाता है। राइट। तो देखिए यहां पर शौरसैनी अपभ्रंश में हमने इसकी उपभाषाओं के तौर पर देखा राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी को। अब देखेंगे हम अर्धमागधी। अर्धमागधी की जो उपभाषा है वह है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी बोली जाती है अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और बाराबांकी जैसे क्षेत्रों में। और बघेली बोली जाती है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश के दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडला और बालाघाट में। और उत्तर प्रदेश के बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों के कुछ भागों में बोली जाती है बघेली।
राइट। और अवधी भाषा के बारे में भी आप जानते ही हैं कि अवधी किस तरह से लिखी जाती है और बोली जाती है। बाकी छत्तीसगढ़ी सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खैराटगढ़ और कोरिया जैसी जगहों पर बोली जाती है। हो सकता है आप लोग भी इन क्षेत्रों में से हों, कहीं किसी क्षेत्र में से। जो भी होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ओके। और देखिए, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तो हमने देखा कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां हैं। और जो दूसरी है मागधी, उसमें उसकी उपभाषा का नाम है बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं वे हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब भोजपुरी देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में भोजपुरी ही बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर जिसको पडरौना के नाम से भी जाना जाता है, जौनपुर, मिर्जापुर, बस्ती जिले के पूर्वी भाग में, इन उत्तर प्रदेश की इन जगहों में बोली जाती है भोजपुरी बोली। और बिहार में बोली जाती है, बिहार में छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में। और झारखंड के रांची और पलामू में बोली जाती है भोजपुरी, राइट। और इसी मागधी भाषा की जो उपभाषा है बिहारी हिंदी, तो इसमें एक और बोली है इसकी मगही नाम से, जो बिहार और झारखंड में बोली जाती है। देखिए, बिहार के पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय और भागलपुर में बोली जाती है मगही बोली। और झारखंड के पलामू और हजारीबाग में, राइट। और जो मैथिली बोली है वे बोली जाती है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना, मालदह, दिनाजपुर, तिरहुत सब डिवीजन की सीमा के आसपास जो नेपाल की तराई क्षेत्र हैं वहां पर मैथिली बोली जाती है। तो ये था हिंदी भाषा का जो विकास था। तो देखिए, और उसके अंतर्गत जो उपभाषाएं थी और उनकी बोलियां थी और किन किन जगहों पे बोली जाती हैं, राइट। अपभ्रंश, जिसमें शौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश, और इनकी फिर बोलियां राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। इनके बारे में हमने देखा कि कौन कौन सी जगह पर ये बोली जाती हैं और इनका पता होना हमें बहुत जरूरी है, राइट। अपभ्रंश की ये 3 शाखाएं और इसके अंतर्गत ये जो उपभाषाएं हैं 5 तरह की। अब हम आगे देखेंगे, यहां पर देखिए हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता। अब ये जो बोलियां हैं जो अभी हमने देखी, जैसे कौरबी, राजस्थानी, ब्रजबुली, डिंगल पिंगल, तो ये जो नाम हैं ये भी तो किसी न किसी राइटर के द्वारा दिए गए हैं। तो आइए इनको देखते हैं कि किसने यह नाम दिए। जैसे कि कौरबी बोली है, यह नाम दिया है राहुल सांकृताई ने, राइट। और राजस्थानी भाषा कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। डिंगल नाम दिया है बांकीदास ने। ब्रजबुली नाम दिया है ईश्वर चंद्र गुप्त ने। बिहारी नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही। और भोजपुरी नाम दिया है रेमंड ने। मैथिली नाम दिया है कोलब्रुक ने। तो इन राइटरों के द्वारा दिए हुए ये नाम हैं। अब देखेंगे हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारणगत वर्गीकरण। तो देखिए, उच्चारणगत ये विशिष्टता है और ये बोली है जो अभी हमने देखी कि ओकार बहुला बोलियां किन किन बोलियों को कहा जाता है। तो ब्रज भाषा, बुंदेली, कनौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी, ये सब ओकार बहुला बोली हैं, राइट। और जो आकार बहुला बोलियां हैं वे हैं कौरबी, जिसको कि खड़ी बोली भी कहा जाता है, और दक्षिणी। उदासीन आकार बहुला है अवधी और बघेली, और इकार बहुला बोली है भोजपुरी। अब आपको पता ही होगा भोजपुरी भाषा किस तरह से बोली जाती है, वे ई का ज्यादा प्रयोग करते हैं, ई का, ठीक है। तो इसीलिए इकार बहुला है आपकी भोजपुरी, राइट। अब देखेंगे हम राजस्थानी जो हिंदी है उपभाषा, उसकी विशेषताओं को, जो हमने यहां पर देखा इस चार्ट में, राइट। अब इनकी विशेषताओं को हम और गहराई से समझेंगे यहां पर। तो चलिए समझते हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा। राजस्थानी हिंदी उपभाषा राजस्थान, मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैली है।
इसको लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा ट वर्ग बहुला उपभाषा है और मराठी में प्रयुक्त ल ध्वनि भी इसमें प्रयुक्त होती है। इसमें पुल्लिंग एक वचन शब्द प्राय ओकारांत होते हैं, जैसे कि हुक्को, तारो आदि। इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में अंत में आ का प्रयोग होता है, यथा जैसे कि तारा, राता आदि। इस तरह से इसमें को परसर्ग के स्थान पर ने तथा से परसर्ग के स्थान पर सू का प्रयोग होता है। और राजस्थान के लोग भली भांति समझ गए होंगे, क्योंकि वे लोग तो इस बोली को बोलते ही हैं, राइट। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। अब देखिए मारवाड़ी की विशेषता। राजस्थानी हिंदी की चारों बोलियों में मारवाड़ी प्रमुख बोली है। मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, थली, शेखावटी आदि मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियां हैं। अब देखिए आगे को इनकी भी उपबोलियां हैं, राइट। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो हमने आदिकाल में देखा डिंगल पिंगल का प्रयोग, तो देखिए राजस्थान की जो पुरानी मारवाड़ी है उसी को डिंगल कहा जाता है। और मीरा के पद कहीं ब्रज भाषा में मिलते हैं और कहीं मारवाड़ी में मिलते हैं। कृष्ण की दीवानी मीरा के बारे में तो जानते ही है ना, कृष्ण भक्त मीरा, तो वे राजस्थान से ही थी और उनके पद देखिए ब्रज भाषा में मिलते हैं, तो कहीं कहीं मारवाड़ी में भी मिलते हैं। अब दूसरी बोली है जयपुरी। जयपुर का पुराना नाम ढूंढान है, इस कारण से जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं। और तोराबटी, कांठड़ा, चौरासी, अजमेरी, हाड़ौती जयपुर की उपबोलियां हैं तथा मारवाड़ी में ण के स्थान पर न का प्रयोग दिखाई देता है, जैसे कि मणे, मने, तूणे, तूने, वाणे, वाने आदि। तूने खाना खाया कि नहीं, राइट, इस तरह से। तो मने खाना नहीं खाया, तो आपको दिख रहा है ना न, ण और न का प्रयोग, तो इस तरह से। मारवाड़ी और जयपुरी के अलावा राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है मालवी। लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा है और इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। सोंठवाड़ी, रांगड़ी, पाटवी, रतलामी आदि मालवी की मुख्य उपबोलियां हैं। इसमें शब्द के शुरू के अक्षर में स्वर्ग का दीर्घीकरण किया जाता है, जैसे कि लकड़ी को लाकड़ी, कपड़ा को कापड़ा कहा जाता है। ए और औ के स्थान पर ए तथा ओ का प्रयोग किया जाता है। और मालवी के प्रमुख सर्वनाम हैं, जैसे कि के को कौन, कीने अर्थात किसने, के अर्थात क्या, राइट। तो इस तरह से ये प्रयोग में लाए जाते हैं। कारकों में कर्म के साथ खे तथा करण के साथ ती का प्रयोग होता है और मेवाती की हरियाणी से निकटता प्राय विद्वानों ने स्वीकार की है। अब आप राजस्थानी बोलियों को सुन लेना, राजस्थान के लोग किस तरह से बात करते हैं, तो आप समझ जाएंगे। मेवाती, मेवाती बोली मव जाति के निवास स्थान मेवात क्षेत्र की बोली है और मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है जिसका नाम है अहिरवाती, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिम क्षेत्र आदि में बोली जाती है। देखिए हरियाणा के आसपास, राइट, राजस्थान और हरियाणा के आसपास के ये क्षेत्र हैं। राठी, नहरे, कठर, गुजरी आदि मेवाती की अन्य बोलियां हैं, उपबोलियां हैं। तो ये थी राजस्थानी हिंदी और उसकी उपभाषाएं और उनकी भी आगे को उपबोलियां, राइट। अब देखेंगे हम बिहारी हिंदी और इनकी उपभाषाओं के बारे में। इस उपभाषा में 3 प्रमुख बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, भोजपुरी बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था 1789 ईस्वी में राजा चेत सिंह की सिपाहियों की बोली के लिए। और बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी, राइट। बिहारी हिंदी उपभाषा की जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है वह है भोजपुरी। और बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली भोजपुरी ही है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है और भारत के बाहर भी बोली जाती है, जैसे मॉरिशस, फिजी आदि देशों में बहुत ज्यादा प्रचलन है वहां पर इस बोली का, ठीक है, भोजपुरी का। और भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भिखारी ठाकुर जो राइटर हैं उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है और उन्होंने
विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की है। मगही, मगही या मागधी का अर्थ है मगध की भाषा और मगही शब्द मागधी का ही विकसित रूप है। मगही का परिनिष्ठित रूप गया जिले में प्रयुक्त होता है और मगही में पर्याप्त लोक साहित्य उपलब्ध मिलता है। गोपीचंद और लोरिक के लोकगीत बड़े प्रसिद्ध हैं मगही में, राइट। और अधिकरण कारक में मों का प्रयोग तथा सर्वनाम में आप का प्रयोग होता है। मैथिली, मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ माना जाता है और मिथिला की बोली को ही मैथिली कहा जाता है। उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, छिक्का छिक्की और जोलाह बोली मैथिली की 6 उपबोलियां हैं, राइट। और साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली मानी जाती है। मैथिली में छ और ल ध्वनियों का अत्यधिक प्रयोग होता है और एक वचन और बहुवचन रूपों में अंतर दिखाने के लिए सबही, लोकन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैथिली में प्रयुक्त सर्वनाम है अहाँ, ओकर, एकर आदि और इसकी क्रियाओं में कोई लिंग भेद नहीं होता। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, राइट। और विद्यापति ने मैथिली भाषा में लिखा है ना, इसीलिए उनको मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। तो बस विद्यापति के पदों को पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैथिली भाषा की क्या विशेषता है और किस तरह से बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी के बारे में जानिए। पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, मुख्यतः कुमाऊं तथा गढ़वाल में बोली जाती है और पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा, संस्कृत, तिब्बती, चीनी तथा खस का भी प्रभाव रहा है। इसकी साहित्यिक परंपरा नहीं मिलती है पहाड़ी हिंदी की ज्यादा, राइट। और इस उपवर्ग की बोलियों में सानुनासिक स्वरों की प्रधानता मिलती है। इसकी बोलियां प्राय ओकारांत रहती हैं, जैसे कि घोड़ो, कालो, चल्यो आदि इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। अब कुमाऊनी के बारे में जानिए। कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ क्षेत्र में इसके पारंपरिक नाम कुर्मांचल है वैसे, जिसे कुमाऊं कहते हैं और इसकी बोली कुमाऊनी है, राइट। और नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ क्षेत्रों में बोली जाती है। खसपरजिया, कुमैया, फलद कोटिया, पछाई, चौगरखिया, कंगोला, दानपुरिया, सिराली, सोरियाली, अस्कोटी, जोहारी, रौंचो भेसी, भोटिया आदि कुमाऊनी की उपबोलियां हैं और इस पर राजस्थानी का प्रभाव है और इसी प्रभाव के कारण न को ल ध्वनियां भी शामिल की गई हैं। कौरबी के प्रभाव के कारण अल्प्राणीकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है और पुल्लिंग एक वचन में ओ का बहुवचन रूप कुमाऊनी में न होता है, जैसे कि घोड़ों को घोड़न कह दिया जाता है, राइट। कुमाऊनी में कारक चिन्हों के रूप में कर्ता के साथ ले कर्म के साथ कणी तथा करण के साथ थे का प्रयोग होता है और इसकी सहायक क्रिया छ रूप में प्रयुक्त होती है। तो जो उत्तराखंड कुमाऊनी क्षेत्र के लोग हैं वे इस बोलियों का प्रयोग करते हैं, वहां के लोग। गढ़वाली 52 गढ़ियों में बंटे होने के कारण केदारखंड क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है और यहाँ की बोली गढ़वाली कहलाती है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल की बोली गढ़वाली का आदर्श रूप मानी जाती है और गढ़वाली बोली में भोटिया, शक, किरात, नागा और खस जातियों की भाषाओं के अनेक तत्व मिलते हैं, राइट। और यहाँ से एक प्रश्न भी बनता है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाली सबसे पहली प्रजाति कौन सी थी, और ये ऑप्शन में रहते हैं शक थी, भोटिया थी या किरात थी या नागा थी या खस थी। तो देखिए इसी क्षेत्र से ये यहाँ पर आए हैं और तभी मतलब पहले के जमाने में क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे और ना सिर्फ पहले के जमाने में, आज भी जाते हैं, है ना। बिजनेस के तौर पर, नौकरी पेशा के तौर पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो वहां पर वो क्या करते हैं, वहां की बोलियों को सीख लेते हैं और सीखनी भी पड़ती है। अगर आपको व्यवसाय करना है तो हमें वहां की भाषा आनी जरूरी होती है जहां पर आप व्यवसाय करने के उद्देश्य से गए हैं। तो इस तरह से भी इनका प्रचार प्रसार होता रहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। चलिए आगे देखिए। इस पर पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव दिखाई पड़ता है, राइट। जो गढ़वाली बोलियां हैं और स्वरों के अनुनासीकरण की प्रवृत्ति इसमें बहुतायत दिखाई पड़ती है, जैसे कि छाया, दैंत, पैंसा,
है ना, पैसे को पैंसा कह देते हैं। कारक चिन्हों के रूप में कर्ता के स्थान पर ल कर्म के साथ कु, कूड़ी तथा करण के साथ से ती परसर्गों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? गढ़वाली में, राइट। अब देखेंगे पूर्वी हिंदी की उपभाषाओं को। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है और प्राचीन समय में जिस क्षेत्र को उत्तरी कोसल तथा दक्षिणी कोसल कहा जाता था, वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी के क्षेत्र हैं। इसकी सीमाओं का निर्धारण कानपुर से मिर्जापुर तथा लखीमपुर से बस्तर तक किया जाता है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब अवधी के बारे में जानिए। अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध अयोध्या का तद्भव रूप है, रामचंद्र जी की भूमि, ठीक है। भगवान राम की भूमि अयोध्या का ही तद्भव रूप है अवधी या अवध। तो इस बोली के लिए कौसली यानी कि बैसवाड़ी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न बनता है कि अवधी को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो कौसली या बैसवाड़ी नामों से। और प्राकृत पैंगलम में पुरानी अवधि के रूप मिलते हैं। जो प्राकृत पैंगलम रचना है ना, रचना ग्रंथ है, उसमें इसके रूप मिलते हैं। बैसवाड़ी, मिर्जापुरी तथा बघौनी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवधि की मुख्य उपबोलियां हैं और फिजी, तिद्रीनाद, गुयाना, मॉरिशस, दुबई आदि क्षेत्रों में कुछ लोग अवधि में ही बातचीत करते हैं। अवधि के विकास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्रारंभ से 1400 ईस्वी तक आदिकाल, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मध्यकाल और 1700 ईस्वी से आज तक आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। और आप देखिए संविधान में कौन कौन सी भाषाएं अंकित हैं, उसको भी आप एक बार पढ़िएगा, राइट। बघेली, तो रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेलखंड कहलाया और यहाँ पर बोली जाने वाली बोली बघेलखंडी या बघेली कहलाई। जुड़ार, गहुरा, तिरहारी बघेली की उपबोलियां हैं तथा बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधि की ही एक उपबोली मानते हैं और अवधि और बघेली में बहुत सी समानताएं भी पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी बोली वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है और इतिहास के इस क्षेत्र को दक्षिणी कौशल भी कहा गया है। छत्तीसगढ़ी को लरिया या खलताही भी कहते हैं, तो आपने याद रखने हैं ये तथ्य। सरगुजिया, सदरी, बेगानी, भिंजवाली इसकी मुख्य उपबोलियां हैं छत्तीसगढ़ी की और भोजपुरी, मगही, बघेली, मराठी, उड़िया भाषी क्षेत्रों से घिरा होने के कारण इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ी पर देखा जा सकता है, राइट। तो देखिए ये हमने देखा किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राइट। आगे देखते हैं अब पश्चिमी हिंदी की उपभाषा को। चलिए यहां पर देखिए, पश्चिमी हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग माना जाता है जिसका क्षेत्र अंबाला से लेकर कानपुर तक फैला हुआ है तथा देहरादून से महाराष्ट्र के आरब तक विकसित है। और जो पश्चिमी हिंदी है इसकी बोलियां हैं जैसे ब्रज भाषा। अब देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्रज भाषा का अर्थ, जिसको ब्रजबोली भी कहा जाता है, राइट। और ब्रज भाषा का अर्थ होता है पशुओं या गायों का समूह, पशुओं या गायों का समूह या कोई चरागाह, उसी को ब्रज कहते हैं। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण भी तो ब्रज में अपनी गायों को चराते थे, राइट। उनका संबंध रहा है यहाँ से। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली ब्रज भाषा कहलाई। ब्रज या ब्रजी के एक बोली होने पर भी मध्य युग में हिंदी प्रदेश से बाहर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग देखने को मिलता है और इसमें साहित्य भी रचा गया है ना। ब्रज भाषा में कितना सारा साहित्य रचा गया है। इस कारण भाषा शब्द ब्रज के साथ जुड़ गया और ब्रज भाषा शब्द बन गया फिर इस तरह से। और आप देखते हैं रीतिकाल की मुख्य भाषा तो ब्रज भाषा ही रही है और भक्ति काल में भी हमें इसका साहित्य देखने को मिलता है ना। और इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल रूप में देखने को मिलता है तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। भूक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी आदि ये ब्रज भाषा की उपबोलियां हैं।
बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और ब्रजभाषा का विकास 3 कालों में विभाजित माना गया है। देखिए, आरंभ से 1525 ईस्वी तक आदिकाल, 1525 से 1800 ईस्वी तक मध्यकाल और 1800 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल। तो इन तीनों कालों में ब्रजभाषा का विकास होता गया है और साहित्य रचा गया है। अब बात करते हैं खड़ी बोली की, जो हमारी आजकल की भाषा भी है और आजकल का साहित्य इसी खड़ी बोली में रचा जाता है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरबी भी है और कौरबी का प्रयोग राहुल सांकृत्यायन ने किया था, राइट। और बीम्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कौरबी है। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कोलबुक ने कनौजी को माना है और स्टाविक तथा मोहम्मद हुसैन ने ब्रजभाषा को माना है। मसूद हसन खान ने हरियाणी को माना है। तो इस तरह से विद्वानों में ये मत भी रहे हैं। अब यहां पर देखिए आप, विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का क्या क्या अर्थ लिया गया है। जैसे सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली का अर्थ लिया है सीधी भाषा से, कि यह एक सीधी भाषा है। कामता प्रसाद गुरु ने इसको थोड़ी कर्कश भाषा माना है। गिल क्राइस्ट ने इसको गंवारू भाषा कहा है। किशोरीदास बाजपेयी ने इसको खड़ी पाई से संबंधित किया है कि इसमें खड़ी पाई का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है लेखन शैली में, तो इसीलिए इसको खड़ी बोली कहा जाता है। और अन्य भाषा वैज्ञानिकों ने इसे खरी या शुद्ध भाषा कहा है। अब यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न बन गया आपकी। खड़ी बोली को सीधी भाषा किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी ने। खड़ी बोली को कर्कश भाषा किसने माना है? तो कामता प्रसाद गुरु ने। और खड़ी बोली को गंवारू भाषा किसने कहा है? गिल क्राइस्ट ने। और खड़ी पाई से किसने संबंधित माना है खड़ी बोली को? तो किशोरीदास बाजपेयी ने। बाकी अन्य जो वैज्ञानिक है उन्होंने खरी या शुद्ध भाषा भी कहा है इसको, खड़ी बोली को, राइट। वर्तमान हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी कुछ सीमा तक खड़ी बोली पर ही आधारित है। अब देखिए बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेलखंड नाम बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण ही पड़ा है और भूभाग की व्यापकता की दृष्टि से बुंदेली पश्चिमी हिंदी की सबसे व्यापक बोली मानी जाती है। बुंदेली में आगे देखेंगे हम, लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है और ईश्वरी के फाग बहुत प्रसिद्ध हैं बुंदेली भाषा में, मतलब बुंदेली बोली में, राइट। ईश्वरी के फाग। आला एक प्रसिद्ध लोक गाथा है जिसे बुंदेली की ही एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया था। और आपने आला और उद्दल जैसे योद्धाओं के बारे में सुना होगा, उनकी वीर गाथाओं के बारे में, है ना। आज भी उनकी वीर गाथाओं के लोकगीत वहां पर गाए जाते हैं। धीरेन्द्र वर्मा मानते हैं कि बुंदेली कनौजी के समान ही ब्रज की एक उपबोली है और इसके उच्चारण में अल्पप्राणीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे कि आधा को आधा और दूध को दूध कहा जाता है या लिखा जाता है, लिखा भी जाता है और कहा भी जाता है। कनौजी, कनौजी शब्द संस्कृत के कान्यकुब्ज शब्द से ही विकसित हुआ है। जैसे कान्यकुब्ज का यहाँ पर देखिए किस तरह से कान्यकुब्ज, फिर कणुज और फिर इसके बाद कनौज बना, इस तरह से। कुछ विद्वान कनौजी को ब्रजभाषा का ही रूप मानते हैं और डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे अलग बोली माना है। कनौज जनपद का पुराना नाम पांचाल था। इस बोली में मध्यम ह का लोप हो जाता है, जैसे कि जाही को जाई और करहु को करऊ आदि कहा जाता है और लिखा जाता है। हिंदी की अंतिम महाप्राण ध्वनि का यहाँ अल्पप्राणीकरण हो जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए हाथ को हाथ कहा जाता है और लिखा जाता है। कनौजी में अनुनासीकरण की प्रवृत्ति अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जैसे बात को बांत कहा जाता है, राइट, और लिखा जाता है। तो ये विशेषताएं हैं इन बोलियों की, अपनी अपनी विशेषताएं। और जब आप इन बोलियों को सुनेंगे तो आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए हरियाणवी के बारे में। इसका मूल संबंध हरियाणा राज्य से है और ग्रियर्सन ने इसे बांगरू कहा है और धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणी को स्वतंत्र बोली नहीं मानकर खड़ी बोली का ही एक रूप माना है। हरियाणी को जाटू भी कहते हैं और हरियाणी में लोक साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो आपने याद रखना है हरियाणवी की विशेषताओं को। दक्षिणी,
दक्षिणी हिंदी का अन्य नाम है दक्कनी, देहलवी, हिंदवी और गुजरी। हैदराबाद में दक्षिणी हिंदी का एक विशिष्ट रूप प्रचलित है जिसे हैदराबादी हिंदी कहा जाता है। गुजरी इसका वह रूप है जो गुजरात के कवियों के साहित्य में प्रयुक्त होता है, जैसे कि मोहम्मद शाह कादरी के काव्य में प्रयुक्त होता है। मोहम्मद शाह कादरी के काव्य पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दक्षिणी हिंदी के प्रमुख स्थान है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व मद्रास। और दक्षिणी हिंदी की उपबोलियां हैं गुलबर्गी, बिदरी, बीजापुरी और हैदराबादी। राइट। अब दक्षिणी हिंदी की विशेषताएं देखते हैं। जैसे खड़ी बोली के सभी स्वर दक्षिणी हिंदी में ही मिलते हैं। खड़ी बोली के सभी व्यंजन इसी में मिलते हैं और इसके अलावा ग तथा फ जैसी ध्वनियां अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे ड़ के स्थान पर ड का प्रयोग करने की प्रवृत्ति मिलती है। जैसे यहाँ पर देखिए, पड़ा को पड्डा कहा जाता है और लिखा जाता है। राइट। और दक्षिणी की विशेषताएं देखते हैं आगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि महाप्राण ध्वनियों का अल्पप्राणीकरण भी काफी ध्वनियों में दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ देखिए आप, मूर्ख को मूर्ख, मुझे को मुझे, धोखा को धोखा आदि कहा जाता है। कहीं कहीं अल्पप्राण ध्वनियों का महाप्राणीकरण भी होता है, जैसे कि पलक को पलक, पहचान को पछान आदि कहा जाता है और लिखा जाता है। एक शब्द की विभिन्न ध्वनियों के विपर्य की प्रवृत्ति भी दक्षिणी की एक प्रमुख विशेषता है, देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर, लखनऊ को लखनऊ, कीचड़ को चीकड़ और मतलब को मतबल आदि बोला जाता है। सर्वनाम व्यवस्था इस प्रकार की रहती है दक्षिणी हिंदी में। उत्तम पुरुष जिसमें जैसे कि मेरे को, हमन, मंज, मुझ। राइट। और मध्यम पुरुष में तुझ, तुम्हें, आप ही, इस तरह से। और अन्य पुरुष में उनन, उनने, मतलब उन्होंने, उन सबको, जो भी है, बाकी जो थर्ड उसमें आते हैं। और उत्तम पुरुष में यानी कि खुद के बारे में बात करनी है तो मेरे को, हमन, है ना, मंच, मुझ, इस तरह से कहा जाता है खुद को। और मध्यम पुरुष में जैसे आप और तुम्हें हम कहते हैं तो उसमें तुझ, तुम्हें, आप ही लिखा जाता है या कहा जाता है। तो ये दक्षिणी हिंदी की विशेषताएं हैं। और यहाँ पर देखिए आप, अन्य सर्वनाम में जैसे जीता, जीती, उत्ता, उत्ती, ये सब भी कहा जाता है या लिखा जाता है। राइट। और क्रिया व्यवस्था देखिए दक्षिणी हिंदी की, वर्तमान काल में अहे, हैं, हूं, हेगा, इस तरह का प्रयोग किया जाता है। और भूतकाल में कहया, बोल्या, था, थ्या। और भविष्य काल में होगा, होंगे, होंगी, चलसी, चलसू आदि। तो ये अपनी अपनी विशेषताएं हैं इन भाषाओं की, उपभाषाओं की, बोलियों की। और यहाँ पर देखिए कि भूतकाल की जो क्रियाएं हैं उनमें यकर प्रत्यय का भी प्रयोग काफी मात्रा में देखने को मिलता है। जैसे कि आकर को आय कर, रोकर को रोए कर आदि कहा जाता है और लिखा जाता है। और दक्षिणी हिंदी में आरंभिक काल में ही खड़ी बोली की शब्दावली की सर्वाधिक प्रचलित रही है खड़ी बोली, क्योंकि इसमें फारसीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई और इसके अलावा मराठी, तेलुगु और कन्नड़ के स्थानीय शब्द भी सीमित मात्रा में शामिल होते गए। तो ये थी दक्षिणी हिंदी की विशेषताएं। अब देखिए हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, हिंदुस्तान प्लस ई। और धीरेन्द्र वर्मा, जॉर्ज ग्रेसन आदि विद्वानों ने माना है कि यह नाम अंग्रेजों ने ही दिया है। जो आज हम कह देते हैं ना कि हिंदुस्तान के हम देशवासी और हिंदुस्तानी यह बोली है, अपनी हिंदी भाषा को कह देते हैं। तो इन विद्वानों ने माना है कि यह नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया होगा। और तुजुक ए बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ था। प्रारंभ में यह शब्द हिंदी या हिंदवी का समानार्थी था, किंतु आगे चलकर इसका वह अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है। और हिंदुस्तानी में तद्भव तथा बहुप्रचलित संस्कृत, तत्सम और अरबी फारसी के वे शब्द होते हैं जो बोलचाल में भी प्रयुक्त होते हैं। और आज भी देखिए आप, जो खड़ी बोली प्रयोग में हम लाते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो वह शुद्ध हिंदी तो नहीं है, उसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली सभी भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं। राइट। तो हमारी यह मिश्रित भाषा है। जो भी आज हम खड़ी बोली हिंदुस्तानी के तौर पर, हिंदी भाषा के तौर पर प्रयोग में लाते हैं, यह एक मिश्रित भाषा है, शुद्ध हिंदी ना होकर। राइट। और इसके बाद हम नेक्स्ट कड़ी में देखेंगे खड़ी बोली ब्रजभाषा तथा अवधी की। यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है कि इसका उद्भव कैसे हुआ इनका, और
कौन कौन से इनमें संबंध या डिफरेंस पाए जाते हैं, राइट। तो ये इस चार्ट में देखेंगे हम नेक्स्ट कड़ी में।